आज भारतीय जनता पार्टी के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नागौर दौरे पर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंत्री शेखावत ने कहा, वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा बदहाल कानून व्यवस्था, हत्या, बलात्कार और विशेष समुदाय पर अनुचित व्यवहार का होना बताया। पार्टी के पूर्व प्रधान अजीत सिंह भाटी के निवास स्थान पर राजस्थानी पारंपरिक गीतों द्वारा माननीय मंत्री का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम में जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, स्टेफी चौहान, पद्मश्री हिमताराम बांबू, पार्टी के वरिष्ठ महेंद्र पाड़िया, डॉक्टर शंकरलाल परिहार, डॉक्टर हापूराम चौधरी, भाजपा शहर मंडल महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, प्रमिल नाहटा, सूरज नागोरा, सीताराम नागोरा, नरेंद्र सियोटा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रतीक पारिक, प्रमोद सोनी, आईटी सेल के प्रभारी सुनील बिश्नोई, भाजपा जिला प्रवक्ता रोशन, उपाध्यक्ष जितेंद्र सोनी, जोधा विधायक फलोदी पब्बाराम, बिश्नोई जिला मंत्री चंचल जोधा, किसान मोर्चा के रामचंद्र धुंधवालो, बलवंत बिश्नोई, मनीष काला, रूपचंद नागोरा, सीताराम नागोरा कार्यकर्ताओं द्वारा साफा, दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं का परिचय महामंत्री बजरंगलाल शर्मा द्वारा कराया गया। मंडल अध्यक्ष प्रतीक त्रिपाठी, मंडल महामंत्री सूरज। दुपट्टा पार्टी का ओबीसी मोर्चा अब जो हो गया जो मीटिंग चले जाओ भाई साहब, जो कार्यकर्ता हो गया चले जाए भाई साहब। और बाकी रहे जो कार्यकर्ता आगे आ जाओ भाई साहब, यहाँ आगे जो कार्यकर्ता दुपट्टे दे दो सबको। प्रमिल जी, जो आगे पीछे आ जाओ भाई। प्रमोद जी, अपने उपाध्यक्ष शहर भाई साहब और राजस्थान की वर्तमान सरकार 2018 में प्रदेश की जनता को कर्ज माफी का लालच देकर, प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लालच देकर, प्रदेश की माताओं बहनों को महिलाओं का सुरक्षा का लालच देकर के सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले ही जिस तरह का आपसी विग्रह और जिस तरह का मतभेद, कुर्सी बचाने और कुर्सी प्राप्त करने के षड्यंत्र और कोशिशें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में चल रही थी, उसी के साथ ही वर्तमान की प्रदेश के कांग्रेस सरकार का फोकस और अटेंशन गुड गवर्नेंस या सुशासन से हट करके अपनी कुर्सी बचाने और पाने के लिए में ही बना रहा। और उसी के चलते आज राजस्थान इस भयावह स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अनुरूप पहुंच गया है। एक तरफ राजस्थान को सांप्रदायिक दंगों की आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। करौली में जिस तरह की घटनाएं हुई, अलवर में जिस तरह से सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर तोड़े गए, जोधपुर भीलवाड़ा में जिस तरह की घटनाएं हुई, और इन सब घटनाओं के मद्देनजर शासन और शासन के मुखिया बजाय इनके कि इनका संज्ञान लेकर के इन पर उचित कार्रवाई करते, तुष्टीकरण की नीति से एक समाज विशेष के लोगों को दबाने का काम कर रहे थे। और इसी के साथ साथ सरकार का जिस तरह से गुड गवर्नेंस से ध्यान हटा, उसके चलते राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया। राजस्थान में अपराधियों के हौसले चरम पर हैं।
और पुलिस का इकबाल लगभग समाप्त हो चुका है। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, इस राजस्थान ने कभी नहीं देखा था कि राजस्थान से थानों से अपराधी बंदूक की नोक पर छुड़ाए जाएं। राजस्थान में न्यायालयों में सरेआम गोलियां चले, पुलिस को रौंद करके पुलिस की हत्याएं की जाए। इस जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ था कि राजस्थान में इस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध इस गति से बढ़े। जो राजस्थान महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से पहचाना जाता था, हाड़ी रानी से लेकर के पन्नाधाय से लेकर के गौराधाय से लेकर के रानी पद्मिनी से लेकर के अनेक ऐसे चरित्र जिस प्रदेश में हुए, उस प्रदेश की महिलाओं को इस तरह के अपमान के घूंट झेलने पड़ेंगे और राजस्थान की सरकार उदासीन रवैया अपनाएगी। बच्चियों के प्रति दरिंदगी और उससे लेकर के तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होंगी। और उस समय में जब राजस्थान की सरकार के हिस्सेदार, सरकार वर्तमान सरकार के मंत्री के पुत्र जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, विधायक जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, उस समय में कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में बैठ करके चिंतन शिविर कर रही थी। मैंने तब भी कहा था, आज फिर कहूँगा कि उस चिंतन के किस तरह से हम सत्ता प्राप्त करें, इसके लिए जो चिंतन के 3 दिन बिताए गए, उसकी बजाय सोनिया गांधी जी के उपस्थिति में, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में कांग्रेस की वर्तमान राजस्थान की सरकार और सरकार के सारे भागीदार मिलकर के राजस्थान की इस भयावह स्थिति पर अगर कुछ देर विचार करते हैं, राजस्थान के किसानों को जो वादा उन्होंने किया था 1 से 10 तक की गिनती सिखाने का, और जो वादा किया था कि हम किसानों का 100% कर्जा माफ़ कर देंगे, आज लाखों लाख किसानों की जमीन जो है वो नीलामी के कगार पर खड़ी है। अगर इन सब विषयों पर विचार किया होता तो शायद वो राजस्थान की जनता के साथ में, राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया था, सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया था, उसके साथ में कुछ न्याय कर पाते। हम सब जानते हैं अभी नागौर में जिस तरह की परिस्थिति है, नावा में राजस्थान सरकार के कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक के परिवार, उनकी खुद की मिलीभगत से उनके बड़े भाई को पुलिस ने वैसे बताया गया है कि डिटेन किया है। जिस तरह से सरेराह चलते हुए एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई, राजस्थान ने कभी देखा नहीं था। कांग्रेस के पार्टी के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषण में कहते हैं कि विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो राजस्थान की सरकार के मुखिया को अब ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विचारधारा की लड़ाई में इस तरह से सरेराह गोलियां बरसाना और हत्याएं करना न्यायोचित है, और इस पर उनकी क्या टिप्पणी है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, आज राजस्थान की जनता में जिस तरह से आक्रोश है, राजस्थान की जनता जिस तरह से पीड़ित है, व्यथित है, मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि अब की बार जब 2023 में चुनाव होगा, राजस्थान की जनता गिन गिन करके इन एक एक अपमान का, एक एक धोखे का बदला लेगी। हो गया? सर, जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में भी अच्छा बड़ा काम चल रहा है। आप राजस्थान से ही हैं, आपकी नज़र में क्या काम ठीक चल रहा है? देखिए, यदि मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 2019 में जब माननीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की 15 अगस्त को, और ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी, उचित गुणवत्ता का पानी और उचित मात्रा में पानी नियमित रूप से मिले, इसे सुनिश्चित करेंगे। देश भर में कुल मिलाकर के जो 19 करोड़ आवास ऐसे माने जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, केवल 3 करोड़ घरों तक, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था, यानी 16% कवरेज था। हमने राज्य सरकारों से चर्चा करके गाइडलाइंस इशू किया। गाइडलाइन के आधार पर काम करना 25 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। कोविड की आपदा के 2 साल होने के बावजूद भी पिछले 2.5 साल के कालखंड में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं ये कहता हूँ कि जो 3 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा था, वो बढ़कर के 9 करोड़ 50 लाख से आगे निकल चुका है। यानी कुल मिलाकर के 6 करोड़ 30 लाख घरों को, जितने कुल 70 साल में काम हुआ था, उसका दुगना काम जो है हमने लगभग 30 महीने के कालखंड में पूरा किया। लेकिन आप मारवाड़ी में किया करे, मोरी पगा हमें देखे दिन रोया करे। मैं जब राजस्थान की तरफ देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। देश के 33 प्रदेशों में कार्य में
2019 की स्थिति से लेकर के 2022 में जब हम आज अप्रैल के मई के महीने में बात कर रहे हैं, तब जितना प्रगति सभी राज्यों में हुई है उसकी दृष्टि से यदि मैं जो है तुलना करूं तो राजस्थान देश के 33 प्रदेशों में 32वें नंबर पर आता है। और अगर मैं कुल कवरेज की दृष्टि से भी अगर मैं देखूं तो राजस्थान आज 29वें पायदान पर खड़ा है। और वो भी तब जब राजस्थान को पिछले 3 साल के कालखंड में, क्योंकि जिस तरह के नियम कानून और कायदे मैंने इस बजट के आवंटन के लिए बनाए थे, जहां सबसे ज़्यादा काम बाकी हो, जहां पानी में प्रदूषण, फ्लोराइड या और किसी तरह का प्रदूषण हो, पानी खारा हो, पानी की उपलब्धता कम हो, दूर दूर तक वैसे में लोग हों, डेजर्ट प्रोन एरिया हो, इन सब का जो है नंबर देते हुए बजट का आवंटन करेंगे। स्वाभाविक है राजस्थान को सबसे ज़्यादा बजट मिलना था पिछले 3 साल में, 2019-20 में, 20-21 में, 21-22 में, और वर्तमान में 2022-23 का बजट जब हम घोषित कर चुके हैं, हमने राज्यों को जो है बजट आवंटित कर दिया है। इन 4 बजटों में कुल मिलाकर के राजस्थान को मैंने 27,000 करोड़ रुपया, राजस्थान की माताओं बहनों का ये कष्ट समाप्त हो कि हर घर तक पीने का पानी पहुँचे, उन्हें सिर पर घड़ा रख करके पानी न लाने पड़े, और गरीब आदमी को टैंकर का पैसा खर्च करके अपने घर में पानी न लाना पड़े, इसके लिए दिया था। लेकिन मुझे अत्यंत दुख होता है जब मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान की सरकार उस 27,000 करोड़ में से केवल 4,000 करोड़ रुपए ही विड्रॉ कर पाई है अब तक, और जो 4,000 करोड़ विड्रॉ किए थे उसमें से भी लगभग 3200-3300 करोड़ ही खर्च कर पाई। राजस्थान जिस तरह से प्रगति में पिछड़ा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह की परिस्थितियाँ राजस्थान में है और सरकार की प्रायोरिटी विकास या सुशासन न होकर के सरकार की प्रायोरिटी, सरकार के मुखिया की प्रायोरिटी कुर्सी बचाना है, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की जनता त्रस्त है। राजस्थान में ये जल जीवन मिशन पिछड़ रहा है। मैंने निरंतर राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ में, मंत्री के साथ में बैठक की है। हर बार मुझे आश्वस्त किया जाता है कि इस बार हम काम को गति प्रदान करेंगे। कुल 1 करोड़ 4 लाख जो कनेक्शंस राजस्थान में देने हैं, उसमें से 95% से ज़्यादा कनेक्शंस की देने की स्कीम्स को मैं मंजूरी दे चुका हूँ। भारत सरकार से उनकी मंजूरी दे चुके हैं, उन स्कीम्स को हमने अप्रूव कर दिया है, हमने उसके लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया भी कर दी है। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी जो है वो हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। राज्य को ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसे डिज़ाइन करना है, DPR बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको धरातल पर उतारना है, उसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी करना है, उसकी रखरखाव और उसका परिचालन भी करना है। ऐसे में राज्य सरकार को ही इन सब विषयों को करना है। भारत सरकार केवल या तो तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है या आर्थिक सहायता दे सकती है। हम दोनों विषयों पर अटल होकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की माताओं बहनों के इस कष्ट को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान को गति बढ़ानी पड़ेगी। मुझे ऐसा विश्वास दिलाया गया है कि अब की बार हम काम को गति प्रदान करेंगे। हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में मैं राजस्थान की प्रगति को कहीं भी सेटिस्फैक्टरी नहीं मान सकता। सर, मोदी सरकार को देश की जनता ने दूसरी बार मौका दिया। पहला जो टेन्योर था उसमें जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वो काफ़ी कम थे, लेकिन दूसरे टेन्योर में जिस तेज़ी से भाव बढ़े हैं और गैस के साथ, देखिए, पेट्रोल प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भावों का निर्धारण पिछले 15 साल से देश में वो गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट कंट्रोल से डीलिंग कर दिया गया। अब मार्केट प्राइस, ग्लोबल प्राइस के आधार पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव तय होते हैं। और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति पूरे वैश्विक परिदृश्य में है, यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद में जिस तरह से सप्लाईज गड़बड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही गैस और क्रूड ऑयल, इन दोनों का बहुत बड़ा सप्लायर है। उसके कारण से जो वैश्विक असंतुलन बढ़ा है उसके चलते केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर एक देश में, आप सारे यूरोपीय देश उठा करके देख लीजिए, सारे एशिया के देश उठा करके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उठा करके देख लीजिए, सभी जगह पर प्राइसेस लगभग दुगनी हो गई। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो इस पिछले जो है 3 साल के कालखंड में या पिछले 4 महीने के, 3.5 महीने के इस युद्ध के दौरान भी जितने वैश्विक परिदृश्य में प्राइसेस बढ़ी हैं उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन क्योंकि कंपनीज इसके लिए अपने जो है स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत इसका परिचालन करती हैं, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ना, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ना वो चिंता का विषय है।
और आम आदमी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका बहुत सारा दबाव पड़ता है। लेकिन प्रश्न राजस्थान में यदि हम बात करें तो इस बात का आता है कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में क्यों है। देश की दूसरी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों ने सब जगह अपने स्टेट टैक्सेस में जिस तरह से कटौती की है, राजस्थान सरकार वो कटौती नहीं कर रही है। उसके चलते आज राजस्थान की जनता को दोहरा तकलीफ जो है वो झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। जो खाद्य सामग्री है, तेल है या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें आम लोगों की, वो महंगी होती जा रही है। उसको लेकर मोदी सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है? अब तो आटा भी महंगा हो गया। देखिए, जो है आटे पे में भी जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण से गेहूं के दाम पूरे विश्व भर में बढ़े हैं। एक तरफ हमारे किसानों ने इसको सेलिब्रेट किया और दूसरी तरफ उसके कारण से और अधिक भाव न बढ़े, आम जन पर उसका उपभोगकर्ता पर बोझ न बढ़े। इसके चलते भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए गेहूं के निर्यात के ऊपर रोक लगाने की काम किया है। आप सब लोगों ने कल ही देखा होगा, प्राइसेस कंट्रोल में रहें, उसके लिए एडिबल ऑयल की प्राइसेस पिछले दिनों में भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद में लगातार कम हुई है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटे से समय के लिए ऐसी चुनौती बनी है। अगर पूरे 8 साल मोदी जी की सरकार के और 10 साल यूपीए की सरकार को आप तुलना करके देखिए, उन 10 साल में से लगभग 7 साल तक जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो दहाई के आंकड़े में रही थी, 12-13% पे था। जबकि हमारे इस शासनकाल में ये अभी ग्लोबल सिचुएशन के कारण से कुछ समय के लिए एक बार दहाई के आंकड़े में पहुंची थी। निरंतर हमने महंगाई की दर को 5% से कम मैनेज करके रखा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार इस पर बहुत संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। सर, देश के अंदर एक ताजमहल का इशू, कुतुब मीनार का इशू, इस पे बहस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के जो चीज़ें हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सारे विषय न्यायालय में लंबित हैं। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का विषय हो, चाहे मथुरा का विषय हो, ये दोनों ही विषय न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालय इस पर काम कर रहा है और न्यायालय के द्वारा, आदेश के द्वारा जो कोई भी कार्रवाई यदि की जा रही है, चाहे सर्वे जो ज्ञानवापी में हो रहा है वाराणसी में या मथुरा में, इसकी चर्चा हो रही है, कुतुब मीनार की बात, इन सब विषयों में न्यायालय ने अपनी तरफ से जो इंटरवेंशन किया और उनके आदेश के तहत जो कुछ काम हो रहा है, मुझे लगता है कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मुझे इन विषयों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कुतुब मीनार, जहाँ तक ताजमहल और कुतुब मीनार का प्रश्न है, इन दोनों हमारे लिए राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते हम सब के लिए गर्व का विषय भी है और ऐसे विषयों को लेकर के विवाद खड़े करने से निश्चित रूप से कहीं किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है और न्यायालय ने इसमें सटीक टिप्पणी करते हुए विवाद खड़ा करने वाले लोगों को अपना मंतव्य और अपना विचार जो है स्पष्ट कर दिया और मुझे लगता है उसके बाद में ये विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि आज़ादी से पहले, आज़ादी की लड़ाई के समय में जिन लाखों लोगों ने बलिदान किया, सुनियोजित रूप में उसमें से कुछ लोगों को, एक परिवार या एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोगों के नाम इतिहास के पन्नों से सुनियोजित रूप से मिटा दिए गए। आज अगर 75 साल जब हम बीत चुके हैं, तब अपनी आज की पीढ़ी को उठाकर जब पूछेंगे तो शायद आप में से अधिकांश लोगों को भी और अपने आगे आने वाली पीढ़ी, आपकी और मेरी पीढ़ी को शायद उनके नाम याद नहीं रहेंगे। और इस देश को, इस संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हजारों साल तक जो आक्रांताओं के आग को जिन लोगों ने सहा, उनके प्रयाणों को, जो है उनके विरुद्ध में युद्ध करके जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन के मान बिंदुओं को बचाने के लिए सभी जाति समाज के लोगों ने जो युद्ध किया, उस युद्ध के नायकों को भुलाने का काम भी इस देश में हुआ था। आज़ादी के साथ में निश्चित रूप से हमें आवश्यक था कि आज़ाद भारत में उन सब ऐसे राष्ट्र नायकों का जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हजार वर्षों तक अपना बलिदान किया, उनको वापस स्मरण किया जाता, उस इतिहास को वापस ठीक से जो है लिखा जाता। अब सरकार के स्तर पर शायद ये हो न हो, लेकिन समाज के स्तर पर निश्चित रूप से अनुसंधान इसमें होना चाहिए, ऐसे राष्ट्र नायकों को देश के सामने प्रकट करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है इस देश की महाराजा सूरजमल से प्रेरणा ले सके, महाराणा प्रताप से प्रेरणा ले सके, शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले सके, वीर दुर्गादास से प्रेरणा ले सके, आला उदल से प्रेरणा ले सके, दाहिर सेन से प्रेरणा ले सके, महाराजा दाहिर सेन से प्रेरणा ले सके। ऐसे सैकड़ों राष्ट्र नायक हैं
जिनका इतिहास जो है सही तरीके से समाज के आने वाली पीढ़ियों के सामने लाया जा सके, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्र को नया भारत, जो माननीय मोदी जी के सपनों का भारत है, समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न भारत बना सके। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी का ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है, क्या मानते हैं वाकई में हो रहा है ऐसा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना में जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो अपने आप को जादूगर कहलाना ऐसा पसंद करते हैं। कुछ लोग उनको कहते हुए वो स्वयं भी अपने आप को कहते हैं। मुझे लगता है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना, ये जादूगरी उनको बखूबी आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है। ईडी सीबीआई जिस तरह से की जो भी कार्रवाई हुई, माननीय मोदी जी जब सरकार में आए थे तब पहले दिन ये कहा था कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। हम भ्रष्टाचार और कालाधन जिस किसी भी तरीके से अर्जित किया उसको बाहर निकालेंगे। अभी कल ही परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उदयपुर में भाषण देते हुए कह रहे थे कि हमारे ही लोगों पे छापे क्यों पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 55 साल सत्ता में रहते हुए सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग आप लोगों ने किया है, और आपकी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से गरीब के लिए बने हुए संसाधनों को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया है, अब जब जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तब आपको दर्द क्यों होता है? और साथ ही साथ मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा, देश के न्यायपालिका सबके लिए के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ईडी या सीबीआई ने जिनके यहाँ रेड किया, बाद में न्यायालय ने तत्काल उनको राहत दी? यदि न्यायालय के पास में दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन उनके पास में खुला था और राहत न मिली, इसका जो है परिणाम और इसका कारण आप सब लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।